कुछ लोगों के चेहरे पर असहमति साफ दिख रही थी। चंपा ने अपनी योजना का अगला कदम बढ़ाया। तो आप मानते हैं कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर को धोखा दे सकता है? अब थोड़ी शराब का नशा भी चढ़ चुका था। रघुवीर बेपरवाही से बोला, हाँ, यही तो दुनिया का नियम है। जिसके पास ताकत है वही सही है। चंपा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, अच्छा, तो अगर कोई जागीरदार किसी गरीब बंजारन से घोड़ा खरीदने का वादा करे और अगले ही दिन मुकर जाए तो वो भी सही है। यह सुनकर पहली बार रघुवीर सिंह के चेहरे पर बेचैनी दिखी। वो बड़बड़ाया, ये तो काल्पनिक बात है। चंपा ने आवाज थोड़ी ऊंची की, नहीं जागीरदार साहब, ये काल्पनिक नहीं, ये सच्चाई है। और वो बंजारन मैं हूँ। एकदम सन्नाटा छा गया। महफिल के लोग स्तब्ध रह गए। चंपा ने धीरे से अपनी ओढ़नी थोड़ा हटा दी। जी हाँ, मैं वही बंजारन हूँ जिससे आपने रतनकांत नाम के घोड़े का सौदा किया था। आपने 200 सोने के सिक्कों का वचन दिया था, पर अगले दिन साफ मुकर गए। रघुवीर सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। एक साधारण बंजारन होकर यहाँ इस रूप में आई। चंपा ने शांत स्वर में कहा, धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो बस अपना रूप बदला है। लेकिन आपने तो अपना वचन ही तोड़ दिया था, और अभी अभी आपने खुद इस पूरी महफिल के सामने स्वीकार किया है कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर को ठग सकता है। दरबार के कुछ ईमानदार लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग दरबारी बोला, जागीरदार साहब, अगर ये सच है तो ये बहुत गलत है। किसी का हक मारना तो पाप है। रघुवीर सिंह गुस्से से गरजा, चुप रहो! ये औरत झूठ बोल रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। चंपा मुस्कुराई, सबूत? जागीरदार साहब, सबूत तो आपने खुद अभी दिया है। आपने इस पूरी महफिल के सामने माना कि आपने एक बंजारन को ठगा था। और ये सभी लोग गवाह हैं। रघुवीर सिंह अब सचमुच घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। उसका चेहरा गुस्से और डर का अजीब मिश्रण बन गया। वो सिपाहियों की ओर देखकर चिल्लाया, सिपाहियों, इस औरत को पकड़ो! ये झूठी है। इसे महल से बाहर निकालो। सिपाही आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक मुख्य द्वार खुला और घोड़े की टापों की गूंज से महफिल थर्रा उठी। अंदर एक सेनापति आया जिसके हाथ में शाही मोहर लगी चिक्की थी। पूरी महफिल की नजर उसी पर टिक गई। सेनापति ने आदर से झुककर कहा, जागीरदार रघुवीर सिंह, मैं महाराजा के दरबार से आया हूँ। ये शाही आदेश है। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। महारानी चंपेश्वरी देवी का आदेश है, यदि कीरतगढ़ में किसी यात्री या निर्दोष व्यक्ति के साथ जरा सा भी अन्याय पाया गया तो जागीरदार को तुरंत पद से हटाकर कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरी महफिल में हड़कंप मच गया। रघुवीर सिंह के चेहरे पर दहशत फैल गई। वो बड़बड़ाया, महारानी चंपेश्वरी? लेकिन वो तो... सेनापति ने कहा, जी हाँ जागीरदार साहब, महारानी चंपेश्वरी देवी, जो हमारे महाराज की बहन हैं और न्याय की देवी मानी जाती हैं, उन्होंने अपने राज्य में घूम घूम कर देखने का निर्णय लिया है कि कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। और तभी चंपा ने धीरे धीरे अपनी ओढ़नी सिर से पूरी तरह हटा दी। उसके माथे पर शाही तिलक चमक उठा जिसे वो अब तक छिपाए हुए थी। उसने हाथ से एक कंगन उतारा जिस पर शाही मोहर बनी थी। वो बोली, जागीरदार रघुवीर सिंह, मैं ही महारानी चंपेश्वरी हूँ। मैं अपने राज्य में ये देखने निकली थी कि मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए मैंने बंजारन का रूप धारण किया था। महफिल में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग तुरंत झुककर प्रणाम करने लगे। चंपा ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि कीरतगढ़ के जागीरदार ने मुझसे वादा करके उसे तोड़ दिया, तब मुझे अपने प्रशासन पर शर्म आई। मैंने सोचा ये अन्याय ऐसे ही नहीं जाएगा, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आई, लेकिन इस बार एक अलग रूप में। रघुवीर सिंह के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कांपते हुए बोला, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप... चंपा ने उसकी बात काट दी। नहीं पता था तो क्या? क्या तुम सिर्फ राज परिवार को ही सम्मान देते हो? एक साधारण बंजारन को ठगना तुम्हें सही लगा? अब महफिल धीरे धीरे चंपा के पक्ष में होने लगी। एक बुजुर्ग व्यापारी उठा और बोला,
महारानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जागीरदार साहब ने गलत किया है। दूसरा व्यक्ति बोला, हमने भी सुना था कि जागीरदार साहब अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, पर डर की वजह से कोई बोल नहीं पाता था। सेनापति आगे बढ़ा और बोला, जागीरदार रघुवीर सिंह, महारानी के आदेश अनुसार आप पर अन्याय और धोखाधड़ी का आरोप है। आपको बंदी बनाया जाता है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाया, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चंपा ने सख्त स्वर में कहा, रघुवीर सिंह, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तुमने एक बंजारन को ठगा। सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तुमने समझा कि ताकत होने से अन्याय भी सही हो जाता है। लेकिन याद रखो, न्याय किसी का मुंह नहीं देखता। न्याय राजा रंक में फर्क नहीं करता। फिर उसने महफिल की ओर रुख किया। आज मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, अन्याय चाहे कोई भी करे, उसे सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी सजा है उसका पर्दाफाश सबके सामने हो। उसने रघुवीर सिंह की ओर मुड़ी। तुम्हारी जागीरदारी छीन ली जाती है, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त होगी और जिसे जिसे तुमने ठगा है उन्हें उनका हक वापस मिलेगा। रघुवीर सिंह का सिर शर्म से झुक गया। सिपाही उसे ले जाने लगे। जाते जाते वो बस इतना कह सका, महारानी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ। उसके जाते ही चंपा ने सेनापति से पूछा, मेरा घोड़ा रतनकांत कहाँ है? सेनापति बोला, महारानी, वो जागीरदार के अस्तबल में है। मैं उसे तुरंत लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रतनकांत को महफिल में लाया गया। अपनी मालकिन को देखकर वो खुशी से हिनहिनाया। चंपा ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। अब तुम सुरक्षित हो मेरे दोस्त। फिर उसने महफिल में उपस्थित लोगों से कहा, आज से कीरतगढ़ में नया नियम लागू होगा। यहाँ हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसे न्याय अवश्य मिलेगा। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। एक युवा लड़की आगे बढ़कर पूछा, महारानी, आपने इतनी मेहनत क्यों की? आप तो सीधे अपनी असलियत बता सकती थी। चंपा मुस्कुराई और बोली, बेटी, अगर मैं सीधे अपनी असलियत बता देती तो रघुवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। उसे लगता कि उसे सजा इसलिए मिली क्योंकि सामने वाली एक महारानी थी। लेकिन अब उसे पता है उसे सजा अन्याय के लिए मिली है, ना कि इसलिए कि मैं रानी हूँ। यही असली न्याय होता है। उस रात के बाद राजस्थान के गांव-गांव में महारानी चंपेश्वरी की कहानी फैल गई। तो लोग कहने लगे, देखो, एक स्त्री ने अपनी बुद्धि से एक अत्याचारी को परास्त कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाने लगे। बाजारों में, चौपालों में, हाटों में, हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। चंपा कुछ दिनों तक कीरतगढ़ में रुकी रहीं। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। कई लोग आए जिन्होंने बताया कि रघुवीर सिंह ने उनके साथ भी धोखा किया था। किसी का खेत हड़प लिया, किसी से जबरदस्ती सामान ले लिया। चंपा ने हर किसी की बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। आंखों में आंसू थे। वो बोली, महारानी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आई हूँ। मेरा बेटा जागीरदार के यहाँ काम करता था। उसने 3 महीने की मजदूरी नहीं दी। मेरा बेटा कितनी बार गया पर जागीरदार टाल देता था। आज आपके कारण हमें सारे पैसे मिल गए। चंपा ने उसे गले लगाया। माँ, ये मेरा कर्तव्य था। एक शासक का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय देना। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी रानी पाकर हम सब धन्य हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कुछ दिनों बाद चंपा ने कीरतगढ़ के लिए एक नया जागीरदार नियुक्त किया। एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति। चंपा ने उसे सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी ताकत प्रजा पर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा के लिए है। अगर तुमने भी रघुवीर सिंह जैसा कोई काम किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। नए जागीरदार ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मैं आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखूंगा। जाने से पहले चंपा ने कीरतगढ़ के चौराहे पर एक शिलालेख लगवाया। उस पर लिखा था, न्याय का कोई रंग, जाति या पद नहीं होता। जो अन्याय करेगा उसे दंड मिलेगा और जिस पर अन्याय होगा उसे न्याय अवश्य मिलेगा। ये शिलालेख आज भी वहां मौजूद है।
लोगों को ये याद दिलाते हुए कि न्याय सबके लिए है। जब चंपा अपने महल की ओर लौट रही थीं, तो रास्ते में उन्हें वही बंजारों का काफिला मिला जिसके साथ वो पहले यात्रा कर रही थीं। बूढ़े व्यापारी ने चौंक कर कहा, चंपा बेटी, अरे नहीं महारानी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम महारानी हो। चंपा हंस पड़ी। काका, मेरे लिए आप सब मेरे परिवार जैसे हो। महारानी हूँ या बंजारन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफिले के लोगों ने उन्हें घेर लिया, पूरी कहानी सुनी और दंग रह गए कि चंपा ने अपनी बुद्धि से जागीरदार को कैसे पराजित किया। एक युवक ने पूछा, महारानी, आपको डर नहीं लगा? अगर योजना विफल हो जाती तो? चंपा बोली, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं हार मान लेती तो रघुवीर सिंह जैसे लोग और भी निर्दोषों को सताते रहते। इसलिए मैंने हिम्मत की। चंपा ने काफिले वालों को समझाया, याद रखना, दुनिया में बहुत से रघुवीर सिंह होते हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर उनका विरोध करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, तो हर अन्याय हार सकता है। कभी भी अन्याय के आगे मत झुकना। बुद्धि किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। काफिले वालों ने चंपा को विदा किया। आंखों में आंसू थे, पर दिल गर्व से भरा हुआ। चंपा अपने घोड़े रतनकांत पर सवार होकर महल की ओर लौट चली। रास्ते भर वो सोच रही थीं, जो उन्होंने किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जिसे कभी किसी ताकतवर ने ठगा। आज भी राजस्थान के गांव में जब कोई अन्याय होता है, लोग महारानी चंपेश्वरी की कहानी सुनाते हैं। माताएं अपनी बेटियों से कहती हैं, देखो बेटी, स्त्री की ताकत उसके आंसुओं में नहीं, उसकी बुद्धि, साहस और संकल्प में होती है। पिता अपने बेटों को सिखाते हैं, बेटा, ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, असली ताकत है बुद्धि और नैतिकता। और इस तरह बंजारी कन्या चंपा, जो वास्तव में महारानी थी, ने न सिर्फ अपना हक वापस लिया, बल्कि पूरे समाज को एक अनमोल सीख दे गईं। उन्होंने साबित कर दिया, न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, हर उस दिल में होता है जो सही और गलत में अंतर जानता है। और ये भी कि एक स्त्री किसी भी रूप में हो, अपनी बुद्धि से किसी भी अन्याय को परास्त कर सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महारानी चंपेश्वरी की ये घटना पूरे राज्य में मिसाल बन गई। दूर दूर के प्रदेशों में इस कहानी की चर्चा हुई। कई राजाओं ने अपनी न्याय व्यवस्था सुधार ली और बहुत से जागीरदार अपनी हरकतें ठीक करने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी वही ना हो जाए जो रघुवीर सिंह के साथ हुआ था। इस कहानी से हमें बस एक ही सीख मिलती है, ताकत बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है बुद्धि। और जो इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, एक दिन वही ताकत उसे गिरा भी देती है। चंपा ने हमें यह सिखाया कि सही समय पर सही दिमाग इस्तेमाल कर लिया जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी घुटनों पर आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।